प्रोड्यूसर्स बिहेवियर में नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज कॉस्ट. कॉस्ट का मतलब क्या हुआ? इन जनरल व्हाट डू यू मीन बाय कॉस्ट? किसी चीज को कुछ खरीदते हैं, उसके लिए हम जो पे करते हैं दैट इज कॉस्ट. तो इकोनॉमिक्स में भी हम क्या कह सकते हैं? कॉस्ट का मतलब हो गया अमाउंट पेड टू एक्वायर ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. ठीक है ना? जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं उन सबको एक्वायर करने के लिए वट एवर प्रोड्यूसर इज पेइंग दैट इज कॉस्ट. क्या क्या होगा? रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस एंड प्रॉफिट. यही तो होगा, यही होगा ना? अब हम इसको थोड़ा और अलग अलग कैटेगरीज में डिफाइन करते हैं. जैसे कि एक होती है मनी कॉस्ट, एक होती है रियल कॉस्ट, एक होती है एक्सप्लिसिट कॉस्ट, एक होती है इम्प्लिसिट कॉस्ट और एक होती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. और भी होती है सोशल कॉस्ट. डिफाइन कर सकते हो इन सबको? बताओ कौन किसको डिफाइन कर सकता है? पता था मुझे. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कर दो, चलो एक तो टिक लगे. नेक्स्ट बेस्ट और क्या था वो? नेक्स्ट बेस्ट कंपनसेशन नहीं, अरे एक वर्ड होता था तो कॉम्प्रोमाइज. यार एक वर्ड होता था जो बताओ भाई, आप लोग भी कोई तो डिफाइन करो. 6 टाइप ऑफ कॉस्ट मैंने यहाँ लिख दी. कॉस्ट तो वही होती है ना, डायरेक्ट कॉस्ट जो भी हम. कौन सी? कौन सी? किसको बोल, कौन सी डिफाइन कर रहा है? एक्सप्लिसिट कॉस्ट. हाँ क्या है? डायरेक्ट कॉस्ट होती है. वहां तक तो मैं पहुंची नहीं. वो तो तू जो बोल रहा है ये लो, वो तो ये है डायरेक्ट कॉस्ट. ये लो और भी नाम लिख देते हैं. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट, ये तो ये है फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल. नहीं कोई मैच द फॉलोइंग. तूने इनडायरेक्ट कॉस्ट डायरेक्ट कॉस्ट की बात की तो मैंने कहा मैं उस वाले अभी जेनरे पे तो आई नहीं हूँ. ये टोटल कॉस्ट, ये तो मैं बता रही हूँ. तो हमें ये सारी करनी है, इस पे तो मैं आई नहीं हूँ. अभी तो मैं बहुत छोटे लेवल पे थी. तूने नाम लिया तो मैंने कहा ले ये लो, खेलो. कितना खेलना है इसमें, खेलो. ये लो खेलो. चलो अब बताना शुरू करो जिसको जो पता है. Opportunity cost is the cost of next best alternative. The cost of acquiring next best alternative. That is opportunity cost. चलो one down. मनी कॉस्ट तो उसकी मॉनेटरी वैल्यू हो गई ना. Money cost which can be measured in terms of money. Measurable in money. चलो 2 down. Next. रियल जो उसकी असली रियल कॉस्ट लिखा है. रियल कॉस्ट. रियल कॉस्ट.
तो सोशल कॉस्ट तो वो हो गई ना, क्योंकि सोसाइटी के वेलफेयर के लिए हम इनकर करते हैं। सोशल कॉस्ट सोसाइटी के वेलफेयर की बात नहीं कर रही। सोशल कॉस्ट ये कह रही है जो पूरी सोसाइटी बियर कर रही है। जैसे कि अगर कंस्ट्रक्शन चल रही है तो पूरी दिल्ली की सड़कें खुद ही पड़ी हैं, ट्रैफिक जैम हो रहा है, या आपकी सोसाइटी में किसी के यहाँ शादी है, गाने बज रहे हैं, तो यानी कि जितनी भी ऐसी कॉस्ट है विच इज टू बी borne बाय ऑल द पीपल इन द इकोनॉमी और सोसाइटी, दैट इज सोशल कॉस्ट। यानी कि combinedly incurred by society। इसमें हम ये नहीं कह सकते कि इसको ये बियर करनी और इसको नहीं करनी, कोई सैग्रीगेशन नहीं है, सभी बियर कर रहे हैं। तो 3 डाउन। हाँ हाँ सोचो। रियल कॉस्ट के वही हो क्या, गुड्स रियल ग्रोथ तो वैसे ही होता है। देखो रियल कॉस्ट होती है, तुम लोग पढ़ाई कर रहे हो, उस पढ़ाई की फीस कौन पे कर रहा है? पेरेंट्स पे कर रहे हैं ना, सभी तो सबकी। तो वो मॉनेटरी कॉस्ट हो गई। पढ़ना किसे पढ़ रहा है? तुम क्या क्या सैक्रिफाइस कर रहे हो? नींद सबसे पहले, तो कभी कभी पार्टीज भी, कभी कभी कजन्स की गेट टुगेदर्स भी, अपना कंफर्ट, योर पेन, this is all you sacrificing and which can be not be measured in terms of money। आप एक मूवी देखने गए, उस मूवी की टिकट, धुरंधर की टिकट कितने 700-800 रुपए की थी, तो वो तो धुरंधर की टिकट थी, लेकिन उस धुरंधर मूवी को देखने के लिए तुमने जो असाइनमेंट सॉल्व नहीं किए, तुमने जो टेस्ट पेपर्स नहीं दिए, तुमने जो डांट खाई 4 घंटे की मूवी देख के घर पे आके कि क्या वहीं बस गए थे क्या हॉल में, जबकि सबको पता था लंबी मूवी है, फिर भी घर में आके डांट की कर वहीं बस गए थे। वो जो तुमने डांट खाई वो धुरंधर मूवी को देखने की रियल कॉस्ट थी। तो रियल कॉस्ट विच कैन नॉट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, दैट इज द एक्चुअल पेन, sacrifices for acquiring anything, that is real cost। The real cost relates with pain, sacrifices। अब explicit और implicit बचा, 4 down, 2 to go। हिंट, नेशनल इनकम में प्रिकॉशंस व्हाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, और वो प्रिकॉशंस तीनों मेथड्स में थी, ये हिंट है। और सारी प्रिकॉशंस याद करते जाओ। सेकंड हैंड रिपोर्ट्स, सेल ऑफ बॉन्ड्स वगैरह, फाइनेंशियल एसेट्स, imputed rent, occupied houses। दिस क्या था? कुछ तो था, वो कह रहे थे कि जो भी ओनर ओन करते हैं हाउस होल्ड्स, उनको उनसे एक ऐसे रेंट की तरह वो उनके कुछ तो इंक्लूड करते हैं नेशनल इनकम में परसेंटेज। Imputed costs are included in national income। Imputed means the cost of self-owned resources। तो implicit cost भी the cost of self-owned resources, और explicit जो paid to external factors। यानी कि हम जो भी एक्सटर्नल फैक्टर्स को एक्वायर करने के लिए कॉस्ट पे कर रहे हैं, दैट इज एक्सप्लिसिट कॉस्ट, एंड द कॉस्ट
which is derived for cell phone resources is implicit cost. जैसे कि अगर मान लो ये स्पेस हमने लिया और यहाँ हम पढ़ा रहे हैं, तो मुझे ये पता है कि मैं इस स्पेस का कितना रेंट दे रही हूँ, या हमने अगर खरीदा भी है तो हमें पता है कि हम कितने इंस्टॉलमेंट्स दे रहे हैं, हमें पता है। बट अगर ये मैं अपने घर पे पढ़ाऊं और मैं उसमें से एक पोर्शन यूज करूं, तो यानी कि मेरा खुद का ही घर है जो मैं कुछ टाइम के लिए पढ़ाने में यूज कर रही हूँ, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू असेस दैट कॉस्ट। बट एक अप्रोक्सीमेट आइडिया लेके वी कैलकुलेट दैट कॉस्ट, दैट इज इम्प्लिसिट कॉस्ट. If I hire a worker to do my all computer work, then that is explicit cost. But if I'm doing all these work by my own, कि मैं खुद ही सारा काम कर रही हूँ, that is implicit cost. ठीक है, समझ में आया? तो ये सारी कॉस्ट तो हमारे कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए है कि हमारी कॉस्ट कैसी होती है। और जो इस चैप्टर में हमें डायग्राम्स और इन सब के थ्रू करनी है, वो हमें ये करनी है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है? Which is directly related to production, directly related to production, और ये indirectly not directly related। जैसे कि ऑफिस एक्सपेंसेस हो गए, ऑफिस एक्सपेंसेस हो गए, वो डायरेक्टली प्रोडक्शन से रिलेट नहीं है। सेल्स एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस हो गए, वो डायरेक्टली रिलेट नहीं करते हैं, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गई। अब आती हैं ये वाली सारी कॉस्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं फिक्स्ड कॉस्ट की। फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है? रिमेन फिक्स्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ आउटपुट, जैसे कि रेंट ऑफ द फैक्ट्री, मिनिमम टेलीफोन बिल, सैलरी ऑफ परमानेंट एम्प्लॉयज, इररिस्पेक्टिव ऑफ आउटपुट। तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि अगर ये आउटपुट है और ये कॉस्ट है, तो दिस इज टोटल फिक्स्ड कॉस्ट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, यानी कि हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। ये टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है। हमारा आउटपुट कितना भी हो, Q1 हो, Q2 हो, हमारी फिक्स्ड कॉस्ट इतनी की इतनी रहेगी। यानी कि हमारा आउटपुट चाहे 0 है, चाहे 10 है, चाहे 20 है, चाहे 30 है, हमारी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट यहाँ भी 100 थी, यहाँ भी 100 थी, यहाँ भी 100 थी और यहाँ भी 100 है। ठीक है, लेकिन ये फिक्स्ड कॉस्ट में तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हो गई, लेकिन जो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है वो क्या होगी? फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट, यानी कि TFC अपॉन Q। तो अब अगर मैं कहूं AFC, तो दिस इज अनडिफाइंड 100 अपॉन 0, देन दिस इज 10, this is 5 and this is 3.3। यानी कि AFC always decreases with increase in the level of output। जैसे जैसे लेवल ऑफ आउटपुट बढ़ेगा वैसे वैसे वो हमारा डिक्रीज होती जाएगी। बट अगर मैं इसको डायग्रामेटिकली बनाऊं, ये मेरा AFC होगा, नेवर टचेस एनी एक्सिस। क्यों ऐसा क्यों होगा कि किसी भी एक्सिस को टच नहीं करती? क्योंकि स्टार्टिंग में तो क्योंकि जीरो नहीं हो सकता ना, क्योंकि TFC cannot be 0, तो कभी टच नहीं करेगी। और ये हमारा अगर आउटपुट है और ये कॉस्ट है, तो जितने भी ये रेक्टेंगल्स बन रहे हैं
all rectangles below AFC will have same area. क्यों सेम एरिया होगा? क्योंकि TFC तो सेम ही है. एवरी टाइम व्हेन यू मल्टीप्लाई AFC विद आउटपुट you got TFC, that is always same. So every time this is OQ1 and this is OC1. If you multiply OQ1 into OC1 तो एरिया OC1 AQ1. लेकिन अब तुमने यहाँ पर OQ2 और C2 करा तो इसका एरिया भी सेम ही रहेगा, क्योंकि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट तो हमेशा ही सेम रहेगी. तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. ठीक है, समझ में आई ये बात? तो हमारी जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है एंड एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है. दो तरह से हम फिक्स्ड कॉस्ट को एक्सप्लेन कर सकते हैं. ये क्लियर हुआ? तो ये तो हमारे पास एक हो गई फिक्स्ड कॉस्ट. अब दूसरी हमारी आती है वेरिएबल कॉस्ट. वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? वेरीज विद द लेवल ऑफ आउटपुट. यानी कि अगर हमारा आउटपुट 0 है तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी 0 ही होगी. ठीक है ना? अगर हमारा आउटपुट 0 से 1 2 3 4 5 आया तो ये हमारी कॉस्ट जरूर 10 हो गई, फिर हो सकता है 18 हो गई, फिर हो सकता है 25 हो गई, 35 हो गई, 50 हो गई. तो ये हमारी बढ़ती चली जाएगी. तो हम क्या कहते हैं कि जो हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट है ये होता है यू शेप्ड. सॉरी ब्लेंडर. तो हमारी जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है वो 0 से स्टार्ट होती है और 0 से स्टार्ट होके ये TVC होता है. दिस इज इन्वर्टेड S. इन्वर्टेड S ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पहले तो ये यहां तक जो इंक्रीज हो रही है, दिस इज फर्स्ट स्टेज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन. फर्स्ट स्टेज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या थी? लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर. तो ये होती है लॉ ऑफ डिक्रीजिंग कॉस्ट. बिल्कुल अपोजिट चलता है. फिर उसके बाद ये वाला पोर्शन हमारा सेकेंड स्टेज हो गया और ये हमारा थर्ड स्टेज हो गया. लॉ ऑफ इंक्रीजिंग कॉस्ट. तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की वजह से TVC इज इनवर्स. एट इनिशियल स्टेज इट इज 0. जैसे जैसे आउटपुट बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारी कॉस्ट बढ़ती चली जाएगी. ठीक है. फिर एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या होगी? एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इज टोटल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, यानी कि TVC अपॉन Q. ये एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट हो गई. तो हम क्या कह सकते हैं? यहाँ पे नॉट डिफाइंड, या यहाँ पे हम 0 भी ले सकते हैं. फिर यहाँ पे 10. तो क्या कंक्लूजन निकला कि एट 0 लेवल ऑफ आउटपुट एंड फर्स्ट यूनिट, 0 लेवल ऑफ आउटपुट और फर्स्ट यूनिट पर TVC इज इक्वल टू AVC कह सकते हैं हम. 9, फिर ये 8.3, 7.5 और 10. तो AVC के
ये भी हमारा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन. दिस इज मिनिमम पॉइंट. दिस इज बिकॉज ऑफ फर्स्ट स्टेज, दिस मिनिमम पॉइंट इज सेकेंड स्टेज एंड दिस इज थर्ड स्टेज. तो हम क्या कह सकते हैं कि एवीसी इज यू शेप्ड और इसका रीजन क्या है? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन. जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है वो इसका ये रीजन है. क्या हो रहा है? इनिशियली इट डिक्रीजेस, एवीसी डिक्रीजेस, देन मिनिमम पॉइंट और फिर एवीसी इंक्रीजेस. ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि वेरिएबल कॉस्ट भी हमारी दो तरह की होती है. फिर थर्ड हमारे पास आई जिसका नाम है स्टेप वेरिएबल कॉस्ट या स्टेप फिक्स्ड कॉस्ट या सेमी वेरिएबल कॉस्ट, सेमी फिक्स्ड कॉस्ट या स्टेप कॉस्ट. तीनों एक ही बात है. इसका क्या होता है? दे आर फिक्स्ड अप टू सर्टेन पॉइंट. एक पॉइंट तक तो वो फिक्स रहेगा और उसके बाद देन चेंजेस कि हमारा इतना बैच ऑफ प्रोडक्शन फिक्स रहेगा. आप चाहे जैसे मान लो मैंने विजिटिंग कार्ड्स के लिए बात की तो उन्होंने कहा कि आप चाहे 100 बनवाओ चाहे 200 बनवाओ सेम कॉस्ट रहेगी. लेकिन अगर 200 से ऊपर बनवाना है तो फिर चाहे 300 बनवाओ चाहे 500 बनवाओ सेम कॉस्ट रहेगी उतने में. तो यानी कि दिस इज फिक्स्ड अप टू सर्टेन पॉइंट, देन एकदम से इंक्रीज होती है, देन यहाँ पे जो इंक्रीज होके पहुंची तो ये फिक्स्ड हो गई, फिर एकदम से एक पर्टिकुलर लेवल पे इंक्रीज हुई. तो इसकी शेप कैसी है? स्टेप्स के जैसी है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड स्टेप कॉस्ट. समझ में आया? तो हम ये सेमी वेरिएबल या सेमी फिक्स्ड या स्टेप कॉस्ट कहते हैं. फिर हमारे पास ये सारी कॉस्ट के बाद क्या आती है? मार्जिनल कॉस्ट. मार्जिनल कॉस्ट नाम से ही क्या पता लग रहा है? कॉस्ट incurred to produce one additional unit. एक एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए कितनी कॉस्ट लगेगी? दैट इज मार्जिनल कॉस्ट. तो मार्जिनल कॉस्ट का डायग्राम भी यू शेप्ड होता है लेकिन उसका यू शेप थोड़ा सा टिक के शेप में आता है. एंड दिस इज ऑल्सो, ये भी यू शेप्ड है एंड दिस इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन. ठीक है, अब हम सबको एक साथ करते हैं. हमने कहा टोटल कॉस्ट इज टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट. मतलब ये अगर मेरी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है, ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, तो ये टोटल कॉस्ट है. तो हम क्या कह सकते हैं? टोटल कॉस्ट कर्व नेवर स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन. क्यों नहीं ओरिजिन से स्टार्ट होगा? क्योंकि इसमें फिक्स्ड कॉस्ट इंक्लूड है. बिकॉज इट इंक्लूड्स फिक्स्ड कॉस्ट. फिर दूसरा, टीसी एंड टीवीसी आर ऑलवेज पैरेलल टू ईच अदर. ऐसा क्यों है? ये एक दूसरे के साथ पैरेलल टू ईच अदर क्यों है? क्योंकि उसमें वेरिएबल कॉस्ट ऐड होगी तो फिर वो वेरिएबल कॉस्ट नहीं बेटा,
हम ये कह रहे हैं, तो वही ना, तो सेम ही है पर फिक्स। हाँ, क्योंकि इनका जो गैप है दैट इज ऑलवेज TFC, ठीक है, क्योंकि हमेशा TC माइनस TVC इज TFC विच इज ऑलवेज सेम। इसलिए ऐसे ही हमने कहा टोटल कॉस्ट को Q से डिवाइड कर दें, TFC को Q से डिवाइड कर दें, TVC को Q से डिवाइड कर दें, तो ये एवरेज कॉस्ट या एवरेज टोटल कॉस्ट आ गई, ये एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट आ गई, ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आ गई। ठीक है, इनको हम कभी भी सेम डायग्राम पे नहीं बनाते क्योंकि इनको हम रिलेशन एस्टैब्लिश नहीं कर पाते, लेकिन हाँ, ये अगर हमारा AC है और ये AVC है तो गैप बिटवीन AC एंड AVC कर्व्स decreases with increase in level of output। ऐसा क्यों? हमें but yet never touches each other, एक दूसरे को कभी टच नहीं करेंगे। AVC और AC का गैप कम होता रहेगा बहुत माइन्यूटली, बट दे नेवर टच और इंटरसेक्ट ईच अदर। Why? ऐसा क्यों होगा? मेरे ख्याल से उसमें भी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट पे। क्योंकि हमने देखा, अच्छा मिटा दिया, क्योंकि हमने देखा कि जो हमारी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट थी वो डिक्लाइन होती जा रही है, लेकिन वो कभी जीरो पे नहीं आ रही। तो डिक्लाइन होती रहेगी तो इन दोनों के बीच का गैप कम होता रहेगा। भाई ये और ये है तो इन दोनों के बीच का गैप कम होता रहेगा, लेकिन कभी भी AFC क्योंकि जीरो नहीं होगी तो वो कभी जीरो नहीं होगा, इंटरसेक्ट नहीं करेगा, कभी भी इक्वल नहीं आएंगे वो। तो AC एंड AVC कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है कि जो हमारा एवरेज कॉस्ट या एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व है और जो हमारा मार्जिनल कॉस्ट कर्व है, हमें इनकी शेप से तो पता लग ही गया कि इसका भी लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है और इन दोनों के यू शेप का रीजन भी लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है। अगर हम इसी में फिक्स्ड कॉस्ट कर्व बना देते तो उसका कहीं रिलेशन हम एस्टैब्लिश नहीं कर पाते, तो हम कभी भी तीनों को एक साथ नहीं बनाते हैं। ठीक है, लेकिन हम इस रिलेशन को एस्टैब्लिश कर सकते हैं। ये हमारा अगर AC है, ये AVC नीचे आता है और AC ऊपर आता है, ये करेक्शन कर लो, ये करेक्शन कर लो कि AVC हमेशा नीचे होता है और AC हमेशा ऊपर होता है। उसका रीजन ये है कि AC इज AVC प्लस AFC, तो AC हमेशा ऊपर आएगा और AVC नीचे आएगा। ये करेक्शन कर लो इस डायग्राम में। ठीक है, अब यहां पर हमने कहा ये हमारा AVC है, ये इसका मिनिमम पॉइंट है, ये हमारा AC है, ये इसका मिनिमम पॉइंट है। ठीक है, अगर मैं अलग अलग बनाऊं तो ये मार्जिनल कॉस्ट, अलग अलग बनाने में AC और AVC की शेप में कोई डिफरेंस नहीं होता, और अगर मैं एक साथ बनाऊं तो मेरा कर्व इस तरह से जाएगा, ये मार्जिनल कॉस्ट दोनों के मिनिमम पॉइंट को कट करता हुआ। यानी कि इनिशियली क्या हो रहा है, इनिशियली marginal cost, average variable cost, all are decreasing, but marginal cost at a greater rate. मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा तेजी से डिक्लाइन हो रहा है। AC and AVC still decreasing, but हमने देखा कि मार्जिनल कॉस्ट कर्व स्टार्ट्स इंक्रीजिंग।
इन दोनों ने तो इंक्रीज करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, ये भी हमें क्लियरली दिख रहा है। फिर व्हेन AC and AVC at its minimum, marginal cost curve intersects it, intersect कर रहा है वो, intersect it and starts increasing। देखो जैसे डायग्राम में हमें आ रहा है, क्योंकि हमें एमसीक्यूज में जब आते हैं तो यही बोलते हैं कि अगर AC का ऐसा है तो MC का क्या होगा, अगर MC ऐसा है तो AC का क्या होगा। तो ये सारे स्टेप हमें दिख रहे हैं कि जब दोनों मिनिमम पे थे तो MC ने उन्हें कट किया और एकदम इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया। इसके बाद हो क्या रहा है, ऑल थ्री कर्व्स आर इंक्रीजिंग, तीनों ही इंक्रीज हो रहे हैं, बट MC एट अ ग्रेटर रेट, MC ज्यादा तेजी से इंक्रीज हो रहा है। ये इनका रिलेशनशिप है और इन सब का रीजन एक ही है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। तो अब अगर न्यूमेरिकल्स के पॉइंट से हम देखें तो न्यूमेरिकल के पॉइंट से तुम्हारे पास फॉर्मूले कैसे बनकर आ गए। न्यूमेरिकल के पॉइंट से फॉर्मूले आए, TC इज इक्वल टू TVC प्लस TFC, AC is TC upon Q, या AVC plus AFC, AVC is TVC upon Q, AFC is TFC upon Q, MC is TCN minus TCN minus 1, ठीक है। और अगर हमारा आउटपुट नॉट गिवन इन सीक्वेंस, सीक्वेंस का मतलब जैसे 1 2 3 4 के फॉर्म में नहीं दिया हुआ, तो मार्जिनल कॉस्ट इज चेंज इन टोटल कॉस्ट और चेंज इन टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ये वाला फॉर्मूला TVC से भी निकल सकता है, क्योंकि फिक्स कॉस्ट में तो कोई चेंज ही नहीं हो रहा ना, जो भी चेंज हो रहा है वेरिएबल कॉस्ट में हो रहा है, डिवाइडेड बाय चेंज इन आउटपुट। फर्स्ट यूनिट पर TC TVC और मार्जिनल कॉस्ट सेम होगा और यही हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होगा। 0 यूनिट पर TFC और टोटल कॉस्ट सेम होगा, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट तो 0 होगी। ये तुम्हें न्यूमेरिकल्स करते समय ध्यान रखना है, ठीक है। जब न्यूमेरिकल्स करोगे तो इन चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। अब ये तो हमारे शॉर्ट रन में आ गए। हमारे लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व क्या होते हैं, जितने भी शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व हैं उनको ऐड करके लॉन्ग रन बन जाता है। सारे लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व शॉर्ट रन को ऐड करके बनता है, क्योंकि शॉर्ट रन में जितनी भी कॉस्ट होगी वही तो सब मिला के लॉन्ग रन में आएगी। कैसे आएगी, जैसे कि हमने कहा शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व। अब लॉन्ग रन में फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट में तो डिफरेंस ही नहीं होता, लॉन्ग रन में तो सभी कुछ वेरिएबल चल रहा है, तो हमारा फिक्स और वेरिएबल कुछ नहीं होता। शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व, तो जितने भी शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व है इससे हमारा लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट बन गया, ठीक है। यानी कि ये हमारा LAC बना, ये इसका मिनिमम पॉइंट है, ये हमारा एक, ये हमारा एक SAC1, SAC2, SAC3, SAC4 ऐसे करके आ गया। इसीलिए लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट को एनवलप कर्व भी कहते हैं। एनवलप कर्व क्यों, क्योंकि लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व हमारा सारे शॉर्ट रन को कवर अप कर रहा है, उसको एक एनवलप दे रहा है उसको अपने अंदर।
और यहीं से हमारा SMC1, फिर इसके मिनिमम पॉइंट से SMC2, तो जो ये मिनिमम पॉइंट है, इस मिनिमम पॉइंट से SMC3 भी जाएगा और इसी से क्रॉस करता हुआ LMC भी जाएगा। यानी कि लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट का जो मिनिमम पॉइंट होगा उस पे 4 डायग्राम्स का टेंजेंट पॉइंट बनेगा। वो कैसे? एक शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व होगा, एक शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व होगा और एक लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व होगा। ठीक है, समझ में आया? क्लियर हुआ ये? तो ये हमारा कॉस्ट का टॉपिक खत्म हो गया।